हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार तिवारी। वेलकम टू आकाश एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। पहले तो सॉरी गाइस, मैं लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि किसी काम में व्यस्तता होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है कि लगातार मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। और बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट आप मुझे करते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला भी है मुझे, और इसी कारण मैंने सोचा है कि मैं अब लगातार इस चीज़ पे वर्क करूँगा। मुझे बहुत दूर दूर से कॉल आए हैं, इलाहाबाद, बाराबंकी, हरदोई, ऐसे लोगों ने कॉल किया जो मुझे जानते तक नहीं है। उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आप लोगों का अप्रिशिएशन ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो ये अप्रिशिएशन, ये प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा क्योंकि आप हैं तभी मैं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि मार्केटिंग या अकाउंटिंग में कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स होते हैं या कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, संस्थाएं जहां पे वो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था, कुछ ऐसे लोग जो किसी एक काम को करने के लिए, कुछ ऐसे लोगों का समूह जो किसी एक काम को करता है, उसको कहते हैं संस्था। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 3 टाइप की संस्थाएं हैं: सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेवा संस्था, व्यापार संस्था और निर्माण संस्था। जैसे कि मैं सेवा संस्था का पार्ट हूँ, सेवा संस्था में काम करता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे आप, कुछ ऐसे लोगों का समूह जो किसी एक कार्य या किसी एक पथ पर काम करने के लिए अग्रसर होता है, उसी को हम कहते हैं संस्था। चलिए बात करते हैं सेवा संस्था के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी सेवा संस्था के बारे में। सेवा संस्था के बारे में, सेवा संस्था क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेवा संस्था, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कस्टमर को हम लोग उनका काम करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उनको क्या करते हैं, बिल पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ, तो मुझसे बच्चे पढ़ते हैं, ट्रेंड होते हैं, जॉब करने जाते हैं ना, मुझे उसका मेहनताना मेरा देते हैं। इसका मतलब मैंने उनको पढ़ाया और उन पर मेहनत किया, उसका फीस, उसका शुल्क वो मुझे देते हैं। तो ये क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है और उसको क्या किया जाता है, उसको बिल पे करना पड़ता है। सबसे पहली बात, कई सारे एग्जांपल हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे होटल हुआ, ठीक है ना, एजुकेशन सेक्टर हुआ, कई हेयर सलून हुआ, पार्लर्स हुआ, ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले टाइम पे जाते होंगे होटल वगैरह, तो उसमें लिख के आता सर्विस टैक्स, अभी भी लिख के आता जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। तो वो सर्विस पे चार्ज होता है। अगर आप किसी होटल वगैरह खाने देंगे तो ऐसा नहीं गुड्स पे चार्ज हो रहा है। कई लोग तो इस वजह से जीएसटी लगा तो भाई गुड्स पे चार्ज है, गुड्स पे थोड़ी चार्ज है। वहाँ खाना खा के आए हो या वहाँ रह के आए हो तो वहाँ गुड्स पे चार्ज है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टॉक होगा गाइस, बताइए आप लोग, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक होता है? भाई बिल्कुल नहीं होता। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास कौन सा स्टॉक लगा है जो मैं रोज 2 किलो निकाल के आपको देता हूँ? नहीं देता ना। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक की बात नहीं होती। जैसे मेरे पास 2 किलो लगा, आज दे दूंगा आप लोगों को, कल फिर अगले दिन आएंगे, अगले दिन फिर 2 किलो दूंगा, नहीं ना। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक की बात नहीं होती। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है। कैसी इनकम होती है? डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कर होता है। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष कर क्या होता है भाई, तो मैं हिंदी में मैं इंग्लिश में बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदी डिटेल में मैं भी नहीं जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरल से लैंग्वेज में आपको, आसान सी भाषा में आपको समझा दिया जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी चीज़ एक्सप्लेन करूँ वो इतनी आसान हो कि आपके टिप ऑफ टंग पे होनी चाहिए, मतलब जबान पे होनी चाहिए और आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए। चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे अकाउंटिंग सेक्टर हो, चाहे ट्रेडिंग सेक्टर हो, चाहे मार्केटिंग सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे बेसिक सेक्टर हो, बेसिक का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप तुषार तिवारी यहाँ पे है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नथिंग इज अ फियर, बिकॉज तुषार इज हियर। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इनकम जो होती है, आय या इनकम 2 टाइप्स होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनकम क्या है। डायरेक्ट इनकम वो जो हमें पहले मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करता हूँ, अगर आप कभी स्कूल गए होंगे तो आपने स्कूल में पहले एडमिशन के बाद एडमिशन लेना गए होंगे तो पहले फीस दी होगी कि ऐसे सर ऐसा है, कल देंगे आके, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, और अभी हम जा रहे हैं क्लास में बैठेंगे, बाद में देंगे। ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कहते।
तो जो भी आप पैसा पहले देते हैं या जो भी पैसा आपको पहले मिलता है वो आपके लिए डायरेक्ट इनकम है। जैसे मैं किसी बच्चे को ट्रेन करता हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस फीस हमारे वहाँ लगती है, जिसको हम लोग एडमिशन शुरू करते हैं, तो हमारे लिए क्या होती है, डायरेक्ट इनकम होती है। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इनकम है, जो भी इनकम है, आप कभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कभी भी आप अपनी इनकम के बारे में श्योर होना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपकी जितनी भी इनकम होंगी वो डायरेक्ट इनकम होंगी, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हट के जितनी इनकम होती है वो इनडायरेक्ट होती है, जो कि हमें पैसा बाद में मिलता है। अभी मैं आपको ट्रेडिंग पढ़ाऊंगा तो आप इनडायरेक्ट इनकम से बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। जो एडवांस मिल जाए, ठीक है ना, जो एडवांस मिले वो डायरेक्ट इनकम, जो एडवांस ना मिले वो इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और गाइस आज हक से लाइक मांगूंगा। क्यों लाइक मांगूंगा? क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत देखते हुए आ रहा हूँ मेरे घर से, और तब बना रहा हूँ, कई सारी चीजों को इकट्ठा करके बना रहा हूँ। तो गाइस हक से लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बूस्ट करता है बहुत ज्यादा। चलिए आगे बात करते हैं, इनकम समझ में आई। डायरेक्ट इनकम वो जो एडवांस मिल जाए, इनडायरेक्ट इनकम वो जो बाद में मिले। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी डॉक्टर के पास जाऊंगे तो पहले पर्चा बनता है। क्या बनता है? पर्चा बनता है, ठीक है ना। तो उस पर्चे का आपका पहले पता है, तो वो होता है डायरेक्ट इनकम उनकी। आपके लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपके पास से पहले जा रहा है, आपके पास से पहले जाए डायरेक्ट एक्सपेंस, उनके पास पहले गया उनकी डायरेक्ट इनकम। समझ गया ना? एडवांस मिले तो इनकम, एडवांस गया तो एक्सपेंस। कैसा एक्सपेंस? डायरेक्ट। ओके गाइस, समझ आ गया? बात करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं व्यापार संस्था। क्या बोलते हैं? व्यापार संस्था। देखिए गाइस, थोड़ी सी स्पीड इसलिए तेज रखता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम टाइम में दे पाऊं। अगर आपको नहीं कभी भी थोड़ा स्पीड से प्रॉब्लम तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो में इसलिए तेज पढ़ाता हूं कि ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में मिल पाए। तो अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, 2 बार देख लीजिए। दोबारा देखने से क्या होगा, आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन व्यापार संस्था, ठीक है ना। व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं का लेन देन। इसका मेन मोटो होता है, पर्पस, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है गुड्स को सेल करना, परचेज करना और सेल करना, बस इतना। क्या इसमें स्टॉक मेंटेन होगा? हाँ भाई, स्टॉक मेंटेन होगा। फॉर एग्जांपल ये मैं मार्कर सेल करता हूं, अगर मेरे पास 200 मार्कर सेल होते तभी तो मैं 300 मार्कर का स्टॉक लगाऊंगा। सेल 1 मार्कर नहीं होना, मैंने लगा लिया 300 मार्कर, तो फिर ये अगले 2 साल बाद इसके सारा वो जो क्या होता है अंदर इंक पड़ती है वो सारी सूख जाएगी। समझ गए ना आप लोग? इसमें जितनी भी इनकम होंगी वो इनडायरेक्ट इनकम होंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेल करता हूं तो पहले तो मुझसे ये मार्कर लेगा तभी तो पैसा देगा, तो कहीं एडवांस दे रहा है? नहीं ना, कि ऐसा एडवांस पैसा ले लो 10 दिन बाद लेंगे आपके, ये बाद में मैं लो, पहले पैसा दो, पैसे पहले तो पकड़ा लिए, हाँ भैया क्या लेना है? अब मार्कर चाहिए। नहीं नहीं, पहले बात है मार्कर चाहिए, दे दिया भैया, कितने रुपए हुए? 30 रुपए, ये ठीक है ना। समझ गया मेरी बात? तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है। कैसी इनकम होती है? डायरेक्ट। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इनकम होती है इनडायरेक्ट इनकम होती है। इसमें स्टॉक मेंटेन नहीं होता, इसमें स्टॉक मेंटेन नहीं होता, इसमें स्टॉक मेंटेन होता है, क्योंकि और अभी मैं इनका स्ट्रक्चर भी समझा दूंगा फटाफट, तो आपको बिल्कुल जैसे जनरल गुट्टी होती है ऐसे समझ में आ जाएगा टीम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्माण संस्था। क्या बोलते हैं? निर्माण संस्था। ये वीडियो बहुत दूर तक जाना चाहिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, अपने घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करिए ताकि लोग इसका फायदा उठा पाए। निर्माण संस्था, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग वाले कोई आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हम कितने, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। तो 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, निर्माण संस्था। निर्माण संस्था क्या? एक वस्तु से दूसरी चीज वस्तु बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आटा मिल है सपोज करिए, तो आप क्या बनाते हैं? आटा। किस चीज से बनाते हैं? गेहूं। तो गेहूं तो एक वस्तु है और उससे दूसरी वस्तु बनी क्या? आटा। तो गेहूं क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। और आटा क्या है? फिनिश गुड है भाई। क्या है? फिनिश गुड है, यह फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, फिनिश गुड है। और गुड को GOOD नहीं लिखना, GOODS होता है गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड शेयर, ठीक है। आटा या फ्लोर मिल है तो आपका इस तरह से, तो समझ गए। निर्माण मतलब होता है एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाना, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना, ताकि आप उसको सेल कर पाए। साथ ही साथ
क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक मेंटेन होगा? हाँ बिल्कुल होगा गाइस, क्योंकि अगर सपोज दैट आपका 200 क्विंटल या 300 क्विंटल आटा बिकता है तभी तो आप 200 क्विंटल गेहूं खरीदोगे, समझ गए गाइस? 200 क्विंटल गेहूं खरीदोगे तो आप थॉट प्रोसेस समझिए अपना क्या है, कैसे है, समझ गए? सो ये पूरा थॉट प्रोसेस है। अब मैं आपको डायग्राम के बारे में समझा देता हूँ कैसे होता है डायग्राम, ठीक है? सो आई होप तो आप सभी को समझ में आया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? निर्माण संस्था, सेवा संस्था, जहां पे सेवा देते हैं, पैसा लेते हैं, स्टॉक मेंटेन नहीं होता। ट्रेडिंग में स्टॉक मेंटेन होता है, इसमें सामान खरीदना बेचना पड़ता है, इनकम इनडायरेक्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग में एक वस्तु से दूसरी वस्तु। तो इस तरह से समझ गए? अभी डायग्राम समझाऊंगा, बिल्कुल आपको यहाँ बैठ जाएगा, बिल्कुल यहाँ दिमाग में मैं डायग्राम समझा देता हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ लीजिएगा, एसओ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? उसके बाद सर्विस को हम लोग सेल करते हैं किसको? कस्टमर को। कस्टमर क्या कर देता है? बिल पे कर देता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो होता है सर्विस सेल करना किसको? कस्टमर। कस्टमर क्या कर देता है? बिल पे कर देता है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। मैं भी सर्विस को सेल करता हूँ कस्टमर को। कस्टमर हमारे लिए होता है स्टूडेंट, ठीक है ना? कस्टमर का मतलब होता है स्टूडेंट, और ग्राहक ही भगवान है भाई, ग्राहक ही भगवान। मेरे स्टूडेंट मेरे लिए गॉड है, तो आप लोग मेरे लिए गॉड है भाई। तो भगवान, मेरी विनती सुन लीजिएगा, लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। भगवान सबकी सुनते हैं तो आप भी हमारी सुनिएगा, ठीक है? बिल पे कर देता है। अब आप सोचते हो बार-बार ये तो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एटलीस्ट मुझे मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए और आप लोगों को भी। अच्छा देखिए, आप हमारी मेरी ऑडियंस है, जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो मेरी ऑडियंस है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी दे दूंगा, तो अगर कोई मुझे वहाँ भी फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है। वहाँ भी मैं बहुत कभी कभी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है तो वहाँ भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ओके, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन समझ में आई? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस सेल करता है किसको? कस्टमर। कस्टमर क्या कर देता है? बिल पे कर देता है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी मेहनत करवा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सबसे पहले डिमांड आती है। किसकी आती है? कस्टमर की। और कस्टमर क्या कर देता है? बिल पे, ठीक है? अब इसके बीच में क्या स्ट्रक्चर होगा? जब डिमांड आएगी तब आप क्या करेंगे? इन्वेंट्री बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड। फिर उसके बाद अराइवल ऑफ स्टॉक, अराइवल ऑफ स्टॉक। फिर क्या करते हैं? सेल किसको? कस्टमर। ओके, अब बात करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। पहले कस्टमर की डिमांड आएगी गाइस, पहले कस्टमर की डिमांड आएगी, ठीक है ना? पहले कस्टमर की क्या आएगी? डिमांड आएगी। सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया आपको, अगर आप डस्टर बेचते हैं या मार्कर बेचते हैं, 100 पीस मार्कर बिकने नहीं है आपके, आप लगाए 1000 पड़े हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप व्यापारी हैं भाई। और बिजनेसमैन हमेशा ये लेके, बिजनेस लोग बोलते हैं ना, मेरा मानना ये है कि बिजनेसमैन जब होता है ना, पैदा होता है ना, तो वो दिख जाता है, हाँ यार ये बिजनेसमैन हो गया, उसके अंदर अलग ही क्वालिटी होती है। क्योंकि मैं जिनसे भी मिलता हूँ, जो भी बिजनेसमैन है बहुत बड़े बड़े, उनका एक अलग ही क्वालिटी, अलग ही रुतबा है, ठीक है ना? उनका बात करने का तरीका, उनका, और वो सब मुझे प्रेरणा देते हैं कि तुम अच्छा कर सकते हो। तो उसके लिए भी थैंक यू है, आप लोगों के लिए भी थैंक यू है, सबके लिए थैंक यू है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे सीखता हूँ। मैं अपने आप को सबसे छोटा समझता हूँ कि हाँ मैं छोटा हूँ, सीखने में बिलीव करो गाइस, बहुत मजा आएगा। अगर सिखाने में बिलीव करोगे तो ज़्यादा मजा नहीं ले पाओगे, क्योंकि फिर सब सिखाते, सीखने में क्या रहता है, ठीक है हाँ अच्छा है बुरा है, अच्छा लो बुरा छोड़ दो, ठीक है ना? सो इनमें डिमांड आती है। डिमांड में क्या करता है? इन्वेंट्री बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड। सबसे बात करते हैं इन्वेंट्री क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री को जो कोई व्यापारी अपनी दुकान में कोई स्टॉक को ऐड करता है, उसे इन्वेंट्री कहते हैं। स्टॉक को दूसरी भाषा में, इन्वेंट्री को दूसरी भाषा में स्टॉक कहते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके देता हूँ। जैसे आप, स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड आइटम। क्या होता है? अनसोल्ड आइटम।
बिना बिका हुआ माल। क्या होता है? बिना बिका हुआ माल। मान लीजिए आपके पास मार्कर लगे हुए हैं 100, ठीक है, सपोज करिए, मैं एग्जांपल थोड़ा दे रहा हूँ, आपके पास मार्कर लगे हुए 100 मतलब बिना बिका हुआ माल, तो आपका स्टॉक लगा, इसमें से 80 पीस बिक गए, अब आपका स्टॉक कितना बचा? 20 पीस। फिर आप सोचते हैं यार जब 80 बिक गए तो हम 100 और लाते हैं, लाएंगे ना, तो अब आप इन्वेंट्री लाए, कितना इन्वेंट्री लाए? 100 पीस। जैसे आप इन्वेंट्री लाए आपके स्टॉक में ऐड हो गई, अब आपका स्टॉक कितना हो गया? 120। फिर आपने 100 सेल कर दिया, फिर कितना बचा? 20 बचा। फिर आप 100 पीस फिर इन्वेंट्री लाए, फिर कितना हो गया? फिर 120 हो गया। तो समझ गए ना, इन्वेंट्री आती है स्टॉक में ऐड होती है, इन्वेंट्री आती है स्टॉक में ऐड होती है। इन्वेंट्री किसके अकॉर्डिंग लाएंगे आप? कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लाएंगे? फिर क्या होता है? अराइवल ऑफ स्टॉक। अराइवल ऑफ स्टॉक मतलब आपने स्टॉक में अपनी इन्वेंट्री को ऐड करेंगे, ठीक है, मैंने जैसा बताया कि अपनी इन्वेंट्री को अपनी स्टॉक में ऐड करेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। किसको? कस्टमर को। क्या कस्टमर क्या कर देगा? बिल पे कर देगा। समझ में आया? देखिए डिमांड आई, डिमांड पे आपने सामान खरीदा, सामान को अपने स्टॉक में ऐड किया, और वो फिर उसके बाद वहां जहां से आपने स्टॉक ऐड किया था, स्टॉक से आप क्या करेंगे? सेल करेंगे। किसको? कस्टमर। कस्टमर क्या कर देगा? बिल पे कर देगा। भाई इतना एक्सप्लेन करता हूँ तो लाइक तो बनता है ना, बार बार कह रहा हूँ, तो बिना लाइक करे मत जाइएगा जितने लोग देखते हो। आगे बात करते हैं ट्रेडिंग और समझ में आ गया होगा, बहुत फायदेमंद है जो भी मार्केटिंग करता है उनके लिए भी, और जो नहीं भी करता उनके लिए भी, क्योंकि मार्केट में आप सब सामान लेने निकलते हैं, तो आपको अपने आसपास समाज की चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप जो चीज नहीं करते तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो नॉलेज हर चीज में होनी चाहिए। हर चीज में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए कि ये चीज है तो कैसे होगी, ये चीज है तो ये कैसे होगी, ठीक है, क्योंकि शायद कभी कोई चीज ऐसी हो जो आपको काम पड़ जाए, है ना, तो इस वजह से हर चीज में। चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी गाइस, बोलते बोलते मैंने गला बैठ जाता है। बिल पे, क्या बोलते हैं? बिल पे। ओके 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 ओके, ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड आएगी, परचेज। सबसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड आती है। सबसे पहले मैंने बताया ना, ट्रेडिंग में डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग में भी डिमांड। ट्रेडिंग में डिमांड क्यों? कि जितना बिकेगा उसी के अकॉर्डिंग आप खरीदेंगे। इसमें क्या होता है? जितना सेल होगा उसी के अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो जब डिमांड आएगी तो आप क्या करेंगे? परचेज द रॉ मटेरियल, ठीक है ना, परचेज द रॉ मटेरियल। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद कन्वर्ट होता है ये फिनिश गुड में या गुड्स में, जो आप बोलना चाहें। फिर हम इसको करते हैं सेल, किसको? कस्टमर। कस्टमर क्या करता है? सबसे पहले डिमांड आती है कस्टमर की, कस्टमर की डिमांड आएगी तो आप क्या करेंगे? परचेज द रॉ मटेरियल, कच्चा माल परचेज करेंगे। जैसे मैंने बताया था, आप एक आटा मिल चलाते तो आपके लिए कच्चा माल क्या होगा? गेहूं होगा भाई। क्या होगा? गेहूं होगा। फिर वर्क इन प्रोग्रेस रखते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगी? गेहूं घर में आता है, सीधा चक्की में घुसोड़ देते हो कि लो आटा खाना, नहीं ना, उसका एक प्रोग्रेशन होता है। क्या प्रोग्रेस होता है? सबसे पहले गेहूं को धोया जाता है, ठीक है। आप धोते हैं? नहीं धोते तुम लोग, ठीक है, मम्मी धोती है। धोते हैं, फिर क्या होता है? सुखाते हैं, सुखाने के बाद पिसाते हैं, और पिसाने के बाद क्या बनता है? आटा बनता है। इतना प्रोसेस होता है। तो उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ से यहाँ तक है, धोना, सुखाना और पिसाना, ठीक है। फिर क्या तैयार होता है? फिनिश गुड। फिनिश गुड क्या है? आटा। उस आटे को क्या करता है? सेल। किसको? कस्टमर। कस्टमर क्या कर देता है? बिल पे कर देता है। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताइएगा, कोई डाउट है तो बताइएगा। फिर से समझिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड आएगी, आटा अगर 200 क्विंटल बिकता है तभी आप 300 क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। डिमांड आएगी, डिमांड में आप परचेज करेंगे रॉ मटेरियल, गेहूं ने परचेज कर लिया, वर्क इन प्रोग्रेस, धोया, सुखाया और पिसाया, फिनिश गुड तैयार हो गया, आटा, उसको सेल कर दिया कस्टमर। कस्टमर ने क्या कर दिया? बिल पे कर दिया। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपका दोस्त, आपका मित्र, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।